Hello students, welcome to all of you. Hello students, so I welcome all of you my YouTube channel राठौर क्लासेस मिर्जागंज। तो जैसे कि हमारा क्लास चल रहा था क्लास 9 टिश्यू चैप्टर। कौन सा चैप्टर? टिश्यू चैप्टर। तो टिश्यू चैप्टर को दो भागों में बांटा गया, प्लांट और एनिमल में, मतलब कि प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। तो प्लांट टिश्यू के भी आगे दो भागों में बांटा गया, परमानेंट टिश्यू एवं परमानेंट टिश्यू एवं पिवजोत ऊतक, यानी कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। एक होता है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा होता है परमानेंट टिश्यू। इसको हिंदी में मेरिस्टेमेटिक को हिंदी में कहते हैं पिवजोत ऊतक, और परमानेंट को क्या कहते हैं हिंदी में? अस्थायी ऊतक। तो परमानेंट में पढ़ रहे थे और उसके पहले मेरिस्टेमेटिक तो 3 प्रकार का था, उसे ख़त्म कर लिए। तो जो भी इधर ख़त्म किया, और परमानेंट भी 2 तरीके से था, एक सिंपल था, दूसरा कॉम्प्लेक्स। सिंपल भी ख़त्म हो गया, ये कॉम्प्लेक्स वाला बच गया, सिर्फ जटिल अस्थायी ऊतक बच गया। तो उधर जितना भी पढ़े उधर सभी कैसा ऊतक था? एकदम एक प्रकार रचना वाली, एक समान कार्य करने वाली कोशिकाओं की समूह थी, उसी को तो ऊतक बोलते थे। उधर जितना था इतना पढ़ लिए, लेकिन जो अब है ये जटिल अस्थायी ऊतक, जहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, ये अस्थायी ऊतक का ही भाग है। एक सरल था, दूसरा जटिल है। सरल भी 3 भागों में था, वो ख़त्म हो गया, और जटिल को 2 भागों में बांटा गया, उसको आज ख़त्म कर लेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक बोल रहा है यह 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। 2 या 2 से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है। कौन? जटिल अस्थायी ऊतक। कौन सा अस्थायी ऊतक? जटिल अस्थायी ऊतक। फिर इसकी कोशिका इकाई के रूप में एक साथ काम करती है। जब जटिल अस्थायी ऊतक की कोशिका इकाई में हो, अकेले हो, यूनिट में हो, तब इसका कार्य कैसा होगा? एक जैसा होगा, एक साथ होगा। फिर बात करते हैं इसका काम क्या होता है। अस्थायी ऊतक का प्लांट में काम क्या होता है? ये जल तथा खनिज लवण या खाद्य पदार्थों का पौधों में परिवहन करता है, यानी कि पौधों को विभिन्न शरीर में पहुंचाता है, विभिन्न अंगों में पहुंचाता है। जैसे जड़ में भोजन जमा है, उसको चाहिए पत्ती में तो पत्ती में जाएगा, तना में तो तना में जाएगा, और सारा कोई ऊतक में जाना होगा तो ऊतक में जाएगा। मतलब ये जल तथा खनिज लवण एवं खाद्य पदार्थों का परिवहन में विभिन्न अंगों तक पहुँचाने में मदद करता है। ठीक है। इसके 2 प्रकार हैं, बता चुके हैं पहले भी। इसके 2 प्रकार हैं। कौन कौन? पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। पहला जाइलम, दूसरा फ्लोएम। तो जाइलम के बारे में आज और फ्लोएम के बारे में आज ख़त्म हो जाएगा। तो फिर आगे बढ़ते हैं जाइलम के बारे में। जाइलम यह पौधा के कहाँ पाया जाता है? जड़, तना, पत्ती में पाया जाता है। जाइलम ऊतक कहाँ पाया जाएगा? जड़, तना, पत्ती तीनों जगह पाया जाएगा। जड़, तना, पत्ती में पाया जाएगा। ये जो जाइलम ऊतक है इसे चालन ऊतक भी कहते हैं। कौन सा ऊतक? चालन ऊतक, यानी कि कंडक्टिंग टिश्यू। जाइलम का दूसरा नाम बोल सकते हो, जाइलम का दूसरा नाम कंडक्टिव टिश्यू, यानी कि चालन ऊतक भी कहते हैं। ये 4 अलग अलग तत्वों से मिलकर बने होते हैं। कौन कौन सा? पहला है वाहिनिकाएँ, दूसरा है वाहिकाएँ, तीसरा है जाइलम तंतु, चौथा है जाइलम मृदु ऊतक। इसका इंग्लिश क्या होगा? पहला का ट्रैगेट्स और दूसरा का वाहिकाएँ हैं, तो क्या हो गया? दूसरा का वेसल्स, और तीसरा का जाइलम फाइबर, और चौथा का जाइलम पैरेन्काइमा। हो गए चारों। तो 4 तत्वों का मिलकर बना होता है। कौन? ये जाइलम ऊतक। तो चारों के बारे में पढ़ते हैं धीरे धीरे। चारों का 4 कॉलम बना हुआ है अलग अलग। वाहिनिकाएँ देखो, पहले ट्रैगेट्स, इसकी कोशिका मृत होती है। सबसे पहले बता दें, ये 1 और 2 और 3 जितना भी है, तीनों का कोशिका कैसा होगा? मृत कोशिका होगा। कैसा कोशिका होगा? मृत कोशिका। लेकिन जो चौथा हमारा है जाइलम मृदु ऊतक, जाइलम पैरेन्काइमा, उसकी कोशिका कैसी होगी? जीवित होगी। ये ध्यान रखना। ठीक। तो इसके बारे में पहला पॉइंट हो जाएगा, ये मृत होती है, ये लंबी होती है, नुकीली होती है, इसमें जीव द्रव्य नहीं पाया जाता है, क्योंकि मृत कोशिका है तो जीव द्रव्य कहाँ से पाया जाएगा? इसकी कोशिका भित्ति मोटी होती है तथा अस्थूलित होती है। अस्थूलित मतलब याद करो, जहाँ लिग्निन जमा हो जाता था उस वाले भाग को क्या कहते हैं? अस्थूलित कहते हैं। ठीक।
यह पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में दोनों जगह पाया जाता है। प्राथमिक जाइलम हो या द्वितीयक जाइलम हो, दोनों में पाया जाएगा। फिर इसका कार्य क्या रह जाएगा, ये जो वाहिनिकाएँ हैं, ये जो ट्रैकिड्स है, इसका क्या काम हो जाएगा? इसका काम हो जाएगा प्लांट को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। प्लांट को यांत्रिक सहारा प्रदान करना, इसका मतलब क्या हुआ? मैकेनिकल सपोर्ट, इसको प्लांट को खड़ा रहने में ये मदद करता है, ठीक है। एवं जल को तने और जड़ से पत्ती तक पहुंचाता है। एवं जड़ को तने द्वारा जड़ से, जल को तने द्वारा जड़ से कहाँ पहुंचाता है? पत्ती तक। जड़ से क्या अवशोषित हो गया? जल। जड़ से क्या अवशोषित किया? जल। अब वो चाहिए पत्ता को, किसको ज़रूरत है? पत्ता को। पत्ता को क्या ज़रूरत है? पानी का। भोजन बनाने के लिए उसे पानी की आवश्यकता है। तो कैसे जाएगा वो? किस ऊतक की मदद से जाएगा? यही जाइलम ऊतक की वजह से। किसकी वजह से? जाइलम ऊतक की वजह से। और जाइलम ऊतक में भी कौन से तत्व की वजह से? तो ये वाहिनिकाएँ यानी कि ट्रैकिड्स की वजह से, ठीक है। तो ट्रैकिड्स के बारे में सारा पॉइंट क्लियर हुआ। इसमें क्या होता है? मृत कोशिका होता है और इसकी लंबी नुकीली कोशिका होती है, ठीक है। इसकी कोशिका भित्ति कैसी होती है? मोटी तथा अस्थूलित होती है। और आगे यह कहाँ पाया जाएगा? ये पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों जाइलम में पाया जाता है, ठीक। इसका कार्य हो जाएगा यांत्रिक सहारा प्रदान करना एवं जल को जड़ से तने द्वारा पत्ती तक पहुंचाना, ठीक है। और ये सब काम कैसे कर पा रहा है? तो वाहिनिकाएँ द्वारा यानी कि ट्रैकिड्स द्वारा। और ट्रैकिड्स किसका तत्व है? जाइलम का। जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ है, उसी का तो एक ख़त्म कर लिए। चलो फिर दूसरा देखते हैं। ये फोटो में देख लेना, ठीक है। बोले थे ना लंबा होता है, नुकीला होता है, ठीक। दूसरा फिर देखना वाहिकाएँ। क्या है दूसरा? वाहिकाएँ यानी कि वेसल्स। पहला था वाहिनिकाएँ ट्रैकिड्स, दूसरा है वाहिकाएँ यानी कि वेसल्स। तो वेसल्स इसकी भी कोशिका मृत होती है। स्टार्ट में ही बताए थे इन तीनों का कोशिका कैसा होगा? मृत होगा, लेकिन चौथा का जीवित होगा। तो इसकी कोशिका भी मृत होती है, लंबी होती है और नली के जैसा होता है। कैसा होता है? नली के जैसा होता है। फिर इसकी कोशिका भित्ति स्थूलित होकर अलग अलग तरह से हो सकता है। देखो, वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा एवं जालिका रूपी तथा गर्ती भिन्न भिन्न आकार का होता है, ठीक है। तो इसको देख लेंगे। यह कहाँ पाया जाएगा? यह एंजियोस्पर्म पौधा में पाया जाता है। अभी एंजियोस्पर्म क्या है? पौधा का एक प्रकार है। क्या है? पौधा का एक प्रकार है। कौन कौन से पौधे को किस भाग में रखा गया है? पादप को दुनिया में जितना भी पेड़ पौधा है सबको 5 भागों में बांटा गया है। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, एम्ब्रायोफाइटा। थाइलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, एम्ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म, ये 5 भागों में बांटा गया, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि यह एंजियोस्पर्म पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाया जाता है। जो भी होगा, कौन सा पौधा? एंजियोस्पर्म पौधा, उसके प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाया जाएगा। कौन वाला? ये वाहिकाएँ वाला, वाहिकाएँ वेसल्स, ठीक। इसका फोटो है। ये बोले थे कि इसका कोशिका भित्ति स्थूलित होकर वलयाकार, सर्पिलाकार, सीढ़ीनुमा, जालिका रूपी तथा गर्ती बनाते हैं। तो देखो ये कोशिका भित्ति है, कोशिका भित्ति ही क्या हुआ है? स्फुरित हो गया है और ये वलयाकार बना रहा है। देखो वलय जैसे लग रहा है कि बिल्कुल लग रहा है। फिर यही आगे क्या बना देगा? सर्पिलाकार, तो फिर देखो सांप जैसा बन गया। फिर आगे देखो सीढ़ीनुमा, तो सीढ़ी बना दिए। फिर है आगे जालिका रूपी, तो जालिका रूपी बना दिए। फिर है आगे गर्ती, तो गर्ती बना दिए, ठीक है। कोई दिक्कत? कोशिका भित्ति स्थूलित हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। इसमें कोशिका भित्ति स्थूलित होकर अलग अलग चीज़ बना है। और यह कहाँ पाया जाएगा? तो एंजियोस्पर्म पौधे के प्राथमिक एवं द्वितीयक जाइलम में पाया जाएगा। और यह कैसा होता है? लंबा होता है, नुकीला होता है और ये भी मृत कोशिका बना होता है, ठीक। दोनों खत्म। तीसरा देखते हैं जाइलम तंतु। तीसरा क्या है? जाइलम फाइबर, उसको इंग्लिश में बोलेंगे, हिंदी में बोलेंगे जाइलम तंतु। फिर बात आता है इसकी भी कोशिका कैसी होगी? मृत होगी। स्टार्टिंग में ही बताए थे कि तीनों का कोशिका कैसा होगा? मृत होगा। देखो तो मृत तथा स्थूलित भित्ति वाले लंबे कोशिका होता है, ठीक है। और कैसा होता है? शंकुरूपी होता है। कैसा होता है? शंकुरूपी। यह द्विबीजपत्री पौधा में पाया जाता है। यह किस पौधा में मिलेगा? द्विबीजपत्री पौधा में। कौन वाला? जाइलम तंतु, जाइलम फाइबर द्विबीजपत्री वाले पौधे में मिलेगा, उसी में पाया जाएगा। इसका कार्य होगा, ज़्यादातर काम करता है ये
यांत्रिक सहारा प्रदान करना, पौधों को मैकेनिकल सपोर्ट देना, ठीक है, यांत्रिक सहारा प्रदान करना। बस ये खत्म, इसमें इतना ही। चौथा देखो, जाइलम मृदु उत्तक। जाइलम मृदु उत्तक यानी कि जाइलम पैरेन्काइमा, इसकी कोशिका कैसी होती है? जीवित होती है, क्योंकि स्टार्टिंग में ही बताया है कि इन तीनों का जो भी कोशिका है, तीनों का मृत है, लेकिन इस चौथे का जो कोशिका है, इसकी कोशिका कैसी होती है? तो जीवित होती है, ठीक है। जाइलम मृदु उत्तक की कोशिका कैसी होगी? जीवित होगी। इसकी कोशिका पैरेन्काइमेट्स होता है, मतलब पैरेन्काइमेट्स मतलब यही तो हुआ मृदु उत्तक, ये तो हुआ जाइलम पैरेन्काइमा, तो पैरेन्काइमेट्स होता है, ठीक है। इसका कार्य हो जाएगा भोजन को जमा करना एवं किनारों में पानी व पार्श्व संवहन। भोजन को जमा करना एवं किनारों में पानी का पार्श्व संवहन, जो भी उत्तक रहेगा उसके किनारे से पानी का संवहन करेगा, ठीक है। पानी का पार्श्व संवहन में ये मदद करेगा, पार्श्व संवहन में मदद करेगा, ठीक है। तो चारों खत्म हो गया, जाइलम के बारे में चारों खत्म हो गया। देखो, पहला था जाइलम, पहला कौन था? जाइलम ट्रैकिड्स था, जाइलम के बारे में ट्रैकिड्स था। दूसरा क्या था? दूसरा वेसल्स था। तीसरा जाइलम फाइबर था। चौथा जाइलम पैरेन्काइमा था। तो पहला देखे थे वाहिनिकाय में ट्रैकिड्स में इसकी कोशिका मेरित होती है, लंबी होती है। ये प्राथमिक जाइलम द्वितीय जाइलम दोनों में पाया जाता है। इसकी कोशिका वृत्ति मोटी होती है तथा स्फुलित होती है। इसका काम क्या हो जाएगा? अंतरिक्ष सहारा प्रदान करने, जल तथा खनिज लवण को एक जगह से दूसरे जगह ले जाना। सेम इसी का कार्य इसमें भी होगा, ठीक है। बोले इसमें कार्य नहीं बताया तो देखो यहाँ पर लिख दिया इसे, जो भी इसका कार्य होगा सेम इसी का कार्य इसमें भी होगा, ठीक है। यह भी आंतरिक सहारा देता है और जल जड़ से तना द्वारा पत्तियों तक पहुँचाता है, मतलब विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है, ठीक है। तो सारा पॉइंट क्लियर हो गया। इसमें ध्यान रखना है वाहिकाएं किसमें पाया जाएगा? तो एंजियोस्पर्म पौधा में। और ये जाइलम तंतु कहाँ पाया जाएगा? तो द्विबीजपत्री पौधा में। बाकी सब तो हल्का हल्का पॉइंट है। इसकी कोशिका वृत्ति स्फुलित हो रही है, बाकी अलग अलग संरचना बना रहा है, ये भी देख लेना। और ये शंकु रूपी थोड़ा सा देख लेना। और ये द्विबीजपत्री पौधा में पाया जाता है, इसका काम यांत्रिक सहारा प्रदान करना। और ये जो जाइलम पैरेन्काइमा है, इसकी कोशिका जीवित होती है, ये ध्यान रखना। और इसके तीनों कैसा होता है? मृत होता है। और इसका काम क्या हो जाएगा? भोजन को जमा करना, किनारों में पानी की पार्श्व संवहन में ये मदद करता है। तो ये कुछ नहीं था, जाइलम का मेन काम होता है जल तथा खनिज लवण का पेड़ पौधों में क्या करना? परिवहन करना। जहाँ भी देखो वही कर रहा है, जल से पत्ती तक क्या पहुँचा रहा है? पानी पहुँचा रहा है। तो जाइलम का काम ही होता है, जाइलम तक का काम ही होता है पेड़ पौधे को जड़ से तनी द्वारा कहाँ भेजना? पत्तियों तक भेजना, या पौधों के शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुँचाना। ये जाइलम उत्तक का काम होता है। इसके आगे देखेंगे फ्लोएम उत्तक का काम क्या होता है। जैसे कि भी बताए कि अभी फ्लोएम पढ़ेंगे, जाइलम अभी खत्म हुआ ना, जाइलम खत्म। जाइलम 4 तत्वों से मिलकर बना हुआ था। जाइलम वेसल्स था, वाहिनिकाएं था, तंतु था और मृदु उत्तक था। उसी प्रकार से फ्लोएम भी 4 प्रकार से होगा। फ्लोएम भी 4 तत्वों से मिलकर बना होगा। चलनी नलिका, सहकोशिकाएं और फ्लोएम तंतु और फ्लोएम मृदु उत्तक, ठीक है। तो चलो अब बात करते हैं फ्लोएम के बारे में। किसके बारे में? फ्लोएम के बारे में। जाइलम खत्म हो गया। जाइलम किसका परिवहन करता था? याद है? जल तथा खनिज लवण का। और यहाँ पर जो फ्लोएम है यह क्या करेगा? फल का, मतलब भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा, भोज्य पदार्थों का परिवहन करेगा, ठीक है, याद रखना। यह कहाँ पाया जाएगा? यह भी जड़, तना, पत्ती में पाया जाएगा। जिस प्रकार से हमने देखा था कि जाइलम कहाँ पाया जाता है, वो भी जड़, पौधे के जड़, तना, पत्ती वाले भाग में पाए जाते हैं, उसी प्रकार से ये फ्लोएम उत्तक जो है ये भी कहाँ पाया जाएगा? जड़ में पाया जाएगा, तना में पाया जाएगा तथा पत्ती में पाया जाएगा, ठीक। इससे भी 4 तत्वों से मिलकर बना होता है। यह भी 4 तत्वों से मिलकर बनाया जाता है। यह 4 भागों में पाया जाता है, मतलब यह भी पौधे के जड़, तना, तथी तथा पत्ते वाले भाग में पाए जाते हैं। सो लिखा हुआ, ये भी 4 तत्वों से मिलकर बना है। चारों का नाम बता दिए थे, चारों लिखा हुआ है अलग अलग करके।
चलनी नलिका है, चलनी सह कोशिका है, चलनी तंतु है, चलनी मृदु ऊतक है, ये सब है। तो पहले देखते हैं चलनी नलिका के बारे में। ठीक, इसकी कोशिका लंबी बेलनाकार, कैसी? लंबी बेलनाकार तथा छिद्रित कोशिका भित्ति वाली होती है। ये एक के ऊपर एक सजे होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं? सीप प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीप प्लेट, यानी कि चलनी प्लेट। चलनी प्लेट। दो कोशिकाओं की विभाजन भित्ति छिद्रयुक्त होती है, चलनी पट्टी कहलाती है। चलनी पट्टी कहलाती है। जो चलनी पट्टी है ना, चलनी पट्टी, इसी को कहते हैं सीप प्लेट। क्या कहते हैं? सीप प्लेट। यह वयस्क अवस्था में इसमें केंद्रक नहीं होगा। इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों के संचय से पूरे वृक्ष भागों में जाएगा। पौधों में जो भी संचय है वो कहाँ? इसी से जाएगा। चलनी नलिका द्वारा विभिन्न अंगों तक पहुँचेगा। कौन? खाद्य पदार्थ। तो इसमें कुछ ज़्यादा भारी वाला बात है नहीं। फ्लोएम में, जाइलम में डायरेक्ट जल का परिवहन हो रहा था और यांत्रिक सहारा प्रदान कर रहा था कोई चारों तत्व में से कोई ना कोई। और इसके कोशिका 2-3 गो का मृत था, कोई का जीवित था। लेकिन उसी प्रकार से इसमें है, फ्लोएम में भी 4 प्रकार के तत्वों से मिलकर बना हुआ है चलनी नलिका, यानी कि सीप ट्यूब। इसमें क्या होगा? लंबी बेलनाकार छिद्रित वाली कोशिका भित्ति होगी, या एक के एक दूसरे परत पर जैसे सजे होंगे। ये दो कोशिकाएं छिद्रित युक्त पाई जाती है, जिसे चलनी पट्टी कहते हैं। यही चलनी पट्टी को इंग्लिश में सीप प्लेट बोला जाता है। इसमें व्यस्क हो जाएगा तो इसमें केंद्रक नहीं होगा। और इस नलिका द्वारा तैयार भोजन पत्तियों में संचय अंग से पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, पहुंचाने का काम करता है। ये कार्य हो गया। क्या हो गया? कार्य। कार्य है, कार्य। किसका कार्य? इसका कार्य, चलनी नलिका का कार्य। दूसरा देखो, कंपेनियन सेल, सह कोशिकाएं। सह कोशिकाएं, कंपेनियन सेल इसमें होते हैं। यह चलनी नलिका के पार्श्व वाले भाग में मौजूद होता है। किस नलिका के? ये जो चलनी नलिका पढ़े, इसी के पार्श्व साइड में होगा, यानी कि लेटरल साइड में होगा। ठीक, इसी के पार्श्व भाग में पाया जाता है। प्रत्येक कोशिका लंबा होता है तथा जीवित होता है। ये भी लंबा था, ये भी लंबा है। इसमें केंद्रक होता है, जीव द्रव्य भी होता है। यह केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाया जाता है। ध्यान रखने वाली बात, यह केवल एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में पाया जाता है। जिस प्रकार से जाइलम में बताए थे, जाइलम वेसल्स, क्या? जाइलम वाहिकाएं बताए थे। दूसरा जाइलम के दूसरा बताए थे जाइलम वाहिकाएं। वो भी कहाँ पाया जा रहा था? एंजियोस्पर्म पौधे के प्राथमिक तथा द्वितीयक जाइलम में पाया जा रहा था। उसी प्रकार से फ्लोएम वाला जो है, इसका दूसरा सेल जो है सह कोशिका, यानी कि कंपेनियन सेल, ये कहाँ पाया जाएगा? कहाँ देखने को मिलेगा? एंजियोस्पर्म के पौधे में, एंजियोस्पर्म के फ्लोएम में। किसमें? फ्लोएम में। यह चलनी नलिकाओं में खाद्य पदार्थों का क्या करता है? संवहन करने का कार्य करता है। ये भी इसका क्या हो गया? कार्य हो गया। ठीक है, 2 हो गया। ये चलनी नलिका कहाँ पाया जाएगा? पार्श्व वाले भाग में। एवं कौन से पौधे में? एंजियोस्पर्म पौधे के फ्लोएम भाग में। ठीक है, इसकी कोशिका लंबी होगी तथा जीवित होगी। जीव द्रव्य पाया जाएगा, केंद्रक पाया जाएगा। बस ये तो कुछ है ही नहीं, खत्म। फ्लोएम तंतु, जिस प्रकार से जाइलम तंतु था, ये भी अब क्या आ गया? फ्लोएम तंतु, क्योंकि ये फ्लोएम के बारे में पढ़ रहे हैं। उसी प्रकार से था उसमें जाइलम मृदु तक, इसमें फ्लोएम मृदु तक। क्या याद? इसकी कोशिका लंबे दृढ़ तथा स्क्लेरोमाइटेट्स होता है। स्क्लेरोमाइमेट्स, स्क्लेरोमाइमेट्स, इसका मतलब क्या होगा? स्क्लेरोकाइमेट्स। ये स्क्लेरोमाइट्स होता है ना, स्क्लेरो बताए थे, स्थूल ऊतक, स्क्लेरिन कायमा बताए थे, उसी ऊतक से कुछ मिला जुला है, इसलिए इसको स्क्लेरोमाइट्स कहा गया। ठीक है, कुछ एंजियोस्पर्म के चलनी नलिकाओं में संबद्ध होता है। कुछ एंजियोस्पर्म जो पौधा है उसके चलनी नलिकाओं में ये संबद्ध होता है। कौन? जाइलम फाइबर। जाइलम नहीं यार, फ्लोएम पढ़ रहे हैं तो फ्लोएम फाइबर। ठीक, फिर इसका काम क्या हो जाएगा? फ्लोएम ऊतक को यांत्रिक सहारा प्रदान करना। क्वेश्चन आएगा कि फ्लोएम को यांत्रिक सहारा प्रदान कौन करता है? फ्लोएम तंतु। जाइलम तंतु नहीं बोलना, फ्लोएम तंतु, क्योंकि फ्लोएम पढ़ रहे हैं। ठीक है, फ्लोएम तंतु। उसी प्रकार से देखो, फ्लोएम मृदु तक क्या हो जाएगा? फ्लोएम पैरेन्काइमा। ये भी इसकी कोशिका द्विविध होगी, लंबी होगी और केंद्रक युक्त होगी। यह सह कोशिका के निकट होता है। किसके निकट? सह कोशिका के निकट। ये कंपेनियन सेल, जहाँ पर कंपेनियन सेल होगा उसी के निकट कौन सा होगा? फ्लोएम मृदु तक होगा, फ्लोएम पैरेन्काइमा होगा। ठीक,
इसका काम क्या हो जाएगा, इसमें भोजन जमा रहता है, किसमें, फ्लोएम मृदु ऊतक में भोजन जमा रहेगा और तथा भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करता है। जो भी भोज्य पदार्थ बनेगा उसका संवहन करेगा। तो बेसिकली जाइलम और फ्लोएम में क्या अंतर हम लोग देख पाए कि जाइलम में देखे थे जल तथा खनिज लवण का ही संवहन होता है या परिवहन होता है या विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है पौधों के शरीर में। लेकिन जब हम फ्लोएम पढ़ रहे हैं तो इसमें सभी जगह आ रहा है भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ, भोज्य पदार्थ। ठीक है, तो जाइलम में जल का आदान प्रदान होता है, फ्लोएम में फल का यानी कि भोज्य पदार्थ यानी कि भोजन का। कोई भी भाग को भोजन का ज़रूरत है तो फ्लोएम के ऊतक द्वारा जाएगा, कोई भी भाग को जल का ज़रूरत है, जल की आवश्यकता है तो वो जाइलम ऊतक के द्वारा जाएगा। इसी प्रकार से जाइलम और फ्लोएम दोनों कार्य करते हैं। दोनों ऊतक इस प्रकार से पेड़ पौधों में पानी एवं जल एवं खनिज लवण तथा भोज्य पदार्थों के संवहन में मदद करते हैं। जिस भी भाग को जो चीज़ की आवश्यकता होती है उसको बहुत ही आसानी से मिल जाती है। अगर ये ऊतक ना होता तो जड़ में जल अवशोषित होता, लेकिन पत्ती तक कैसे पहुंचता भाई, जब पत्ती तक नहीं पहुंचता तो भोजन का निर्माण ही नहीं होता। ठीक, तो ये हमारा था जाइलम और फ्लोएम। ये कौन सा ऊतक है, जटिल अस्थायी ऊतक बताए थे। कौन सा ऊतक है, जटिल अस्थायी ऊतक। सरल अस्थायी ऊतक पढ़ लिए थे, दूसरा था जटिल अस्थायी ऊतक। ये भी दो तरह का था, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम भी 4 तंतु से, ये भी 4 तंतु से। ठीक है, सब याद कर लेना अच्छा से। उसके बाद बताते हैं ये जो जाइलम और फ्लोएम है दोनों मिलकर वैस्कुलर बंडल बनाता है। क्या बनाता है, संवहनी बंडल बनाता है, इसलिए इसको संवहन ऊतक भी बोला जाता है। जहाँ पर भी संवहन ऊतक आए समझ जाना है किसकी बात हो रही है, जाइलम तथा फ्लोएम की बात हो रही है। देखो जाइलम तथा फ्लोएम ये दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं। क्या बनाते हैं, संवहन बंडल बनाते हैं। ये दोनों मिलकर संवहन बंडल बनाते हैं, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, संवहन ऊतक कहा जाता है। संवहन ऊतक कहा जाता है कौन कौन को, जाइलम तथा फ्लोएम को संवहन ऊतक कहा जाता है, यानी कि वैस्कुलर टिश्यू कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये वैस्कुलर बंडल का निर्माण करता है। वैस्कुलर यानी कि संवहन बंडल बनाता है। ठीक है, इसलिए इसको संवहन ऊतक भी कहा जाता है। जहाँ भी संवहन ऊतक आ जाए समझ जाना है कि जाइलम और फ्लोएम दोनों की बात हो रही है। ठीक है, यानी कि जटिल अस्थायी ऊतक को ही संवहन ऊतक कहते हैं, ऐसे भी बोल सकता है। ठीक है, तो हमारा ये आज का जाइलम और फ्लोएम वाला लेक्चर भी खत्म हो गया है। और ये पूरा प्लांट ऊतक जो भी टिश्यू चल रहा था, टिश्यू प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू, तो प्लांट टिश्यू का जितना सारा बंटवारा था सब खत्म कर लिए। तो एक बार फिर से रिकैप करो तो क्या क्या पढ़ा है। सबसे पहले था प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू। प्लांट टिश्यू को 2 पार्ट में बांटा। कितने पार्ट में, 2 पार्टों में। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा परमानेंट टिश्यू। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू को पोजीशन के बेस पर, स्थिति के आधार पर 3 भागों में बांटे थे। एक था पार्श्व, पहला था शीर्षक, दूसरा था पार्श्व, तीसरा था अंतर्वेशी। ठीक है, तीनों खत्म। और उसी प्रकार से था क्या, ये अस्थायी ऊतक यानी कि परमानेंट टिश्यू, इसको 2 भागों में बांटा, सरल अस्थायी ऊतक और जटिल अस्थायी ऊतक। और सरल अस्थायी ऊतक को भी 3 भागों में, कौन कौन, मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और एक कौन था, इसे पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हिंदी में याद नहीं आ रहा है, इंग्लिश में तो याद है। पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। हाँ देखो याद आ गया। मृदु ऊतक, स्थूल कोण ऊतक और दृढ़ ऊतक, तीनों खत्म। सरल अस्थायी ऊतक खत्म। अब है जटिल अस्थायी ऊतक। जटिल अस्थायी ऊतक को 2 भागों में, जाइलम और फ्लोएम, जो कि आज ही पढ़े थे, जाइलम और फ्लोएम। ठीक है, जटिल अस्थायी ऊतक। तो ये पूरी तरह से प्लांट टिश्यू खत्म, पादप ऊतक खत्म। अगला का जो भी हमारा वीडियो रहेगा वो रहेगा किसके बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। किसके बारे में, जंतु ऊतक के बारे में। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप लोग इस तरह से मज़े से पढ़ते रहें और बढ़िया से नोट्स बनाते रहें ताकि एग्ज़ाम आ जाए तो एक बार नोट्स पलटने का मौका मिले। यानी कि सिर्फ वीडियो ही देखते रह जाओ, नोट्स नहीं बनना है। नोट्स साथ साथ बनाते जाओ, हर एक वीडियो का नोट्स हमेशा बनाते जाओ और लगातार जहाँ तक ख़त्म होता है उसके बाद ही स्टार्ट करते हैं, नहीं कि वो छोड़ दिए ऐसे कर दिए, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, लगातार बनाते जाओ नोट्स तो मज़ा आएगा, लगेगा कि हाँ एक चैप्टर ख़त्म हुआ यार, इतना अच्छा से चैप्टर ख़त्म हुआ, इतना अच्छा से समझ में आया। क्या समझ में आया, क्या नहीं समझ में आया, समझ में नहीं आया तो दोबारा देख लेंगे। ठीक है, फिर अपने से किताब भी रीडिंग करो और क्वेश्चन आंसर बनाओ। जब भी कोई चैप्टर ख़त्म होता है तो उसका क्वेश्चन आंसर बना लो
ताकि एग्ज़ाम में काम आ जाए। और फिर अगर जो लास्ट में ये चैप्टर पूरा ख़त्म हो जाएगा तो लास्ट में हम क्वेश्चन आंसर भी करा देंगे, ठीक है। किताब पकड़ेंगे, क्वेश्चन पढ़ेंगे, उसका आंसर बोलेंगे, जिसको लिखना है लिख लेना, ठीक, छाप लेना दाम में। तो ये प्लांट टिश्यू हमारा ख़त्म। अगला वीडियो जो रहेगा एनिमल टिश्यू यानी कि जंतु ऊतक के बारे में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।